आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान। दिल्ली में आज आरएसएस के भारत का भविष्य इस प्रोग्राम का, जो इसका एक दृष्टिकोण एक प्रोग्राम है, उसका आज दूसरा दिन है और इस इजलास में मुख्तलिफ शोबों से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। पहले से ही पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इस इजलास पर लगी हुई थी, लेकिन ये खबरें, खास तौर से प्रोग्राम खबरों में उस वक्त आया जब इजलास से खिताब करते हुए संघ के चीफ मोहन भागवत ने कांग्रेस की तारीफ कर डाली। इस बयान के कई सियासी मायने भी लगाए जाने लगे, लेकिन इस इजलास में मुख्तलिफ शोबों से जुड़े लोगों को शामिल करके क्या आरएसएस लोगों के जहन से अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहा है? क्या कांग्रेस को लेकर संघ का नजरिया कुछ बदला है? ऐसे कुछ और मौजू पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आइए पहले रिपोर्ट देखते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोहम्। आज आरएसएस के इजलास भारत का भविष्य आरएसएस का दृष्टिकोण का दूसरा दिन है। आज आरएसएस चीफ मोहन भागवत समाज में आपसी भाईचारे पर अपनी बात रखेंगे। इससे पहले कल मोहन भागवत ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के ताउन की तारीफ की। भागवत ने कहा कि कांग्रेस की शक्ल में एक बड़ी तहरीक के साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ। एक तरफ जहां कांग्रेस को लेकर बीजेपी मुसलसल हमलावर रहती है, ऐसे में भागवत का ये बयान जरूर कांग्रेस के लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग का काम कर सकता है। एक धारा ये निकली कि नहीं, अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है, अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष, जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है, ऐसे पैदा हुए और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया। एक बड़ा योगदान अपने स्वतंत्रता प्राप्ति में उस धारा का है। आरएसएस चीफ ने अपने तकरीबन 1.5 घंटे के खिताब में ये वाजे किया है कि उनकी तंजीम अपनी तानाशाही नहीं चाहती है। भागवत ने अपने खिताब में सरकार या किसी तंजीम का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि संघ का कारकुन क्या काम करता है, कैसे करता है, यह तय करने के लिए वो आजाद है। हम समाज की इक्तदार चाहते हैं। देश में सूर्योदय हो वो हमारे मुर्गे के भांग देने से ही हो, ऐसा हमारा विचार नहीं है। सूर्योदय हो इससे हमारा मतलब है। इसलिए विविधताओं से डरने की कोई बात नहीं, विविधताओं का स्वीकार करो। सभी विविधताएं सत्य है। तो लगता है कि संघ बड़ा ही डिक्टेटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन केवल मेरे बताने पर मत जाइए, अंदर आकर देखिए, आपको वही बातें मिलेगी। विज्ञान भवन में हो रहे इजलास में कई मरकजी वुज़रा के अलावा फिल्मी दुनिया से भी काफी लोगों ने शिरकत की। अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डायरेक्टर मधुर भंडारकर, अन्नू कपूर, म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक, मनीषा कोइराला जैसे बॉलीवुड के अदाकारा भी मौजूद रही। तकरीब में शामिल हुए इन लोगों ने भी भागवत के खिताब की काफी तारीफ की। भैया बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है राष्ट्रीय सेवक संघ के बारे में, और मैंने तो अपनी चीज़ें सामने रखी हैं। जो हम म्यूज़िक बनाते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे म्यूज़िक वर्ल्ड है, जो हमारा संस्कृति है, वो आगे आए, और उन्होंने बहुत अच्छा लगा मोहन भागवत जी को। श्री मोहन भागवत जी ने बताया कि आरएसएस एक मनुष्य परिवर्तन की एक संस्था है, जहां पर आपके विचारों को बताया जाता है कि भारत माता के लिए और मानवता के लिए और समाज के लिए आपको कैसे ट्रेंड होना है। भागवत ने इसके साथ ही सब्र और कुर्बानी की अहमियत पर भी जोर दिया। आरएसएस चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि संघ पूरे समाज को जोड़ता है, इसीलिए उसके लिए कोई भी गैर नहीं है और जो मुखालफत करते हैं वो भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो कल के प्रोग्राम में अगर हम पहले दिन की बात करते हैं तो भारत का भविष्य, इस प्रोग्राम में खासतौर से कहीं नेगेटिविटी नजर नहीं आई। आरएसएस एक पैगाम देना चाहता है और वो पैगाम दिख रहा है कि आइए, सब आइए, जो हमारे मामले में कुछ अलग तरह के ख्यालात रखते हैं वो भी आइए, हमें समझिए, सुनिए और उसके बाद तय कीजिए कि हमारी सोच क्या है। पहले दिन कम से कम ऐसा लगा। आज भाईचारे को लेकर भी बात होगी। इस बार हम बात करते हैं और क्या कुछ पैगाम देना चाहता है आरएसएस, इसके पीछे की वजूहात क्या है, ये भी हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान तशरीफ फरमा है, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के कौमी तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान महेश वर्मा जी भी जुड़ेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी भी हैं, स्टूडियो में हैं, सियासी तज्जियाकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ हैं।
डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब को भी हमने अपने साथ हैं, मशहूर स्कॉलर हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और मैंने अपने साथ गिरीश जोयल साहब को भी जोड़ा है। गिरीश जोयल साहब नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, जो कि आरएसएस की सरपरस्ती में चलती है। आरएसएस का हिस्सा नहीं है लेकिन उसकी सरपरस्ती में चलती है, उसका आशीर्वाद है। तो इन तमाम मेहमानों से मैं बात करूंगा। मेरे साथ इस वक्त गिरीश जोयल साहब हैं। गिरीश जी, कहीं ना कहीं आप आरएसएस का पक्ष रखेंगे, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या समझाने की कोशिश है उन लोगों को, खासतौर से क्योंकि सब तबकों को जोड़ने की कोशिश है इस वक्त समाज के, तो क्या पैगाम देने की कोशिश हो रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जिनके मन में भ्रांतियां हैं जी, और उन भ्रांतियों के कारण से कई प्रकार के प्रश्न उनके मनों में उठते रहते हैं और वो भ्रम पैदा करते हैं, उस भ्रम से समाज को निकालने का काम इस संवाद से हो रहा है जी। और भारत किस दिशा में बढ़ सकता है, उसकी प्रकृति क्या है, कैसी है, उन जीवन मूल्यों पर दोबारा से भारत चले जिन पर चल करके यह कभी सोने की चिड़िया और विश्व गुरु रहा था जी। और यहाँ परम वैभव था। ये सिर्फ भारत में ही शांति नहीं रखता था, पूरे विश्व को दिशा देता था। इन सब बातों को, और हिंदुस्तान की कोई भी कड़ी कमजोर ना रहे, अगर हिंदुस्तान की कोई भी कड़ी कमजोर रहेगी तो हिंदुस्तान कमजोर रहेगा और विश्व में जो भारत की भूमिका है वो कम हो जाएगी। वो कम ना हो, इन सब विषयों को लेकर के अभी से ही चिंतन ये 3 दिन तक चलेगा। आज इसका दूसरा दिन है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं तनाजे से जुड़े हुए विवादास्पद मुद्दों को नहीं छुआ गया है, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। अभी सब कुछ लग रहा है जैसे बहुत सारी चीजें जो है सब पॉजिटिव जा रही हैं। तो मकसद यही है क्या सब कुछ पॉजिटिव दिखना चाहिए, या उन बातों पर भी रोशनी डाली जाएगी जिसको लेकर के आरएसएस हार्डकोर रहा है, या फिर अपनी छवि को कुछ सॉफ्ट करने की कोशिश भी है? जैसे अभी आपके ही समाचार में ध्यान आया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है जी। जब मोहन भागवत जी ने वो विषय, पहले भी हमारे जितने भी सरसंघ चालक रहे, स्वयंसेवक रहे, ये बात कहते रहे जी, इस बार भी कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो ये मजहब के आधार पर नहीं कहा। यहाँ जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वो प्रत्येक हिंदू है जी, हिंदुस्तानी है, हिंदू है, ये बात इसमें से आई है। लेकिन इसको भी पहले लोग विवाद में लेते रहे, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से आदरणीय सरसंघ चालक जी ने स्पष्ट किया है। ठीक है। प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी, आरएसएस को हार्डकोर नहीं बल्कि एक मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन पोर्ट्रेट करने की कोशिश के तौर पर क्या इसे नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, प्रयास तो भागवत साहब ने जो कल का स्पीच उनका है वो निश्चित तौर पे एक तरह से काबिले तारीफ है कि कम से कम उन्होंने सभी लोगों को लेकर चलने की बात की। और उन पुराने इतिहास में कांग्रेस के एक जो पक्ष रहा जिसमें सभी लोगों का, कहते भी हैं कि उस समय उस तरह के त्यागी पुरुष सभी जो थे वो देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। और उस दृष्टिकोण से देखें तो कम से कम जो एक भ्रांति पूरे फैलाने के प्रयास इनकी ही भाजपा की टीम पूरे देश में करती रही कि कांग्रेस जो है नहीं है, क्या है नहीं है, तो उस पर कम से कम एक चर्चा उन्होंने शुरू कर दी। और कांग्रेस वालों के भी मन में कहीं ना कहीं इस बात पर उनको जरूर धन्यवाद देना चाहिए और दिया होगा उन लोगों ने। बात सिर्फ वैचारिक आधार की नहीं है, विचार आप जो भी देते हैं उसी विचार का प्रतिफल भी दिखता है। पिछले कुछ वर्षों में जो बाकी संगठन, आरएसएस वाकई राष्ट्रवादी संगठन है, इसमें किसी को कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रवाद में अंतर है। आज एक बात और उस विश्लेषण में आया था कि उन्होंने बहुलतावादी संस्कृति भारत की जो है उसको स्वीकारा, जो पहले एकतावादी और एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाते थे। चेंज करने की कोशिश हो रही है। मेरा सवाल आपसे वही है कि वो दिख रहा है निश्चित तौर पे ये चेंज जो है वैचारिक आधार पर कहीं ना कहीं परिवर्तन का प्रयास क्या है। जरूरत क्या पड़ गई, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, लगातार आरएसएस की पृष्ठभूमि और आरएसएस का वर्चस्व तो बढ़ा है देश के उसमें देखें हम तो, लेकिन उसको स्वीकृति, जो जन स्वीकृति चाहिए वो जन स्वीकृति इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि जो कुछ उनके द्वारा प्रतिपादित बाकी छोटे छोटे संगठन है, अब जैसे बीएचपी है, बजरंग दल है, भाई इनकी जो करतूतें हैं और जो परिस्थितियां जिस तरह से पैदा करते हैं, आरएसएस या तो ये कह दे कि ये संगठन और ये विचार मेरे नहीं है, जो दिखता है लोगों को वो इस तरह के पक्ष जो स्पष्ट दिखता है उदाहरण, तो वैसे उदाहरणों से यदि बात जाना है तो निश्चित तौर पे आरएसएस को, लेकिन आरएसएस तो अपने आप को शुरू से अनुशासित संगठन बताता है, अपनी एक उसकी लाइन है, आरएसएस के प्रति उनकी एक अपनी लाइन है। आरएसएस के प्रति इमरान भाई किसी को कोई समस्या नहीं है, एक संगठन है, उसके अपने विचार हैं, उसकी
की अपनी एक पद्धति है, उसको चलाने का एक दृष्टिकोण है। भारत में विभिन्न तरह के दृष्टिकोण है, वसुधैव कुटुंबकम और सभी को लेकर चलने वाला ये संस्कृति रहा है। बस जब एक पक्षीय दृष्टिकोण होती है और उसको आप लादने का प्रयास करते हैं और उसके साथ कुछ जो संगठन, जो फ्रिंज संगठन जिसको हम कह सकते हैं, वो लोग जब उसी विचारधारा से निकल कर आकर के और जब समाज में कुछ अपने तथाकथित दृष्टिकोण थोपते हैं तो समाज में एक भ्रांति फैलती है। यदि इस तरह की भ्रांति आरएसएस, भागवत साहब का मैं स्वागत करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने निश्चित तौर पे एक नए दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है और भारत के भविष्य के लिए विवेकानंद, भारत का भविष्य कैसा हो, उस पर बहुत बड़ी चर्चा की है। और बीजेपी मैंने आरएसएस यदि उस दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ रही है, बीजेपी को भी ये सीखने की जरूरत है, सिर्फ कांग्रेस और बाकी दलों को और देश को नहीं। आरएसएस ने जो दृष्टिकोण दिया है, यदि आरएसएस संपादित या उस विचारधारा से प्रतिपादित जो संगठन इस देश में चल रहे हैं, देश में संजोग से वो शासन में भी है, अच्छी बात है। कम से कम इस दृष्टिकोण को वो लोग, उनको अपनाने की ज्यादा जरूरत है ताकि गाय गोबर से आगे बढ़े देश और मॉब लिंचिंग से आगे बढ़े। जी से सवाल पूछूंगा, सभी लोगों को लेकर सवाल पूछूंगा, सभी धर्म और संप्रदाय को लेकर। ठीक है, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, बड़ा पैगाम देने की कोशिश है, वक्त वक्त पर देते भी रहते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों खासतौर से उनके तई भी एक रवैया रहा है आरएसएस का, कम से कम ये मानकर चला जाता है या ऐसा प्रचारित करने की, इस तरह की तशहीर करने की कोशिश कई लोगों के जरिए की गई। आप कैसे देखते हैं आरएसएस के प्रोग्राम को? क्योंकि 1000 लोगों को बुलाया गया था, उसमें सब तरह के लोग थे, फिल्म वाले भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, अलग अलग कंट्रीज के भी थे और सियासी पार्टियों के लोग भी थे। सबको बुला करके समझाने की कोशिश हुई, अपना नजरिया बताने की कोशिश हुई। कैसे देखेंगे, क्या ये कुछ नरमी की तरफ बढ़ रहा है? और मुसलमान, और खासतौर से मैं इसलिए भी ये पूछना चाहूंगा आपसे कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहीं ना कहीं आरएसएस की सरपरस्ती में चल रहा है, जिससे मुसलमान बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। ऐसे में आरएसएस बहुत तेजी से अपनी लाइन चेंज कर रहा है, आप देख रहे हैं ऐसा? देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, इसका मतलब होता है कि मुख्तलिफ विचार को रखने की पूरी आजादी जी। और हमारा जो देश है, अगर इसकी आप हजारों साल की संस्कृति को देखें तो इसमें चर्चा को बहुत बड़ी जगह रही मिली है हमेशा से। और आज के समाज में भी दो चीजें बड़ी अहम मानी जाती हैं, एक डिबेट, डायलॉग और डिस्कोर्स, तीन चीजें बल्कि मुझे कहना चाहिए। तो जब कोई भी सब्जेक्ट जी, चाहे वो सब्जेक्ट आपकी पसंद का हो या वो सब्जेक्ट आपकी पसंद का ना हो, या वो सब्जेक्ट जो है उसकी एक नेशनल सिग्निफिकेंस हो या उसकी ग्लोबल सिग्निफिकेंस हो या उसकी कोई सोशल सिग्निफिकेंस हो वगैरह वगैरह जो है, तो जब वो चीज डिस्कोर्स में आती है तो उसको समझने का एक अच्छा मौका मिलता है जी। ये जो 3 दिन का बड़ा भारी सम्मेलन आरएसएस की तरफ से हो रहा है, मैं 3 लफ्जों को आपके सामने रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक प्रेजेंटेशन है आरएसएस का। इस स्केल पे मैं नहीं समझता कि कभी आरएसएस को पब्लिक के बीच में, समाज के बीच में इतने ओपनली जो है वो कभी सामने लाया गया हो, और वो भी हाईएस्ट लीडरशिप के लेवल से जी। लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं वक्त नहीं, मैं उस कोशिश का मैं भी उसका कोशिश का हिस्सा रहा हूँ, मुझे उस कोशिश से इनकार नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम भी देखिए विज्ञान भवन में किया, जहाँ बड़े सरकारी प्रोग्राम, जगह भी जो चुनी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एक सेंटर स्टेज पे अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी वर्किंग को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने प्रोग्राम को और अपनी मंशा को सामने रखने का ये एक बेहतरीन कोई कोशिश है, इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक महज़ब समाज में डायलॉग और डिस्कोर्स के लिए जमीन हमेशा रहनी चाहिए। अब सरसंघचालक जी ने 3-4 बड़ी अहम बातें कही हैं, और मैं समझता हूं कि उन बातों को जो लोग सतही तौर पे ले रहे हैं वो नादानी कर रहे हैं। एक बात तो उन्होंने ये कही कि हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। हिंदुस्तान तो डाइवर्सिटी का मरकज है तमाम दुनिया में। ठीक है,
चाहे उसकी आप आइडियोलॉजिकली उसकी बात करें, चाहे आप उसकी कल्चरली बात करें, चाहे आप उसकी पॉलिटिकली बात करें। यहाँ मार्क्सिज्म भी है, अगर यहाँ आरएसएस भी है तो यहाँ ये बात तो पहले से कह रहे हैं, नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो वही है। नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तो टर्म ही इस्तेमाल नहीं हुआ है। कहा यह गया है कि हमको डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी जो अहम बात कही गई है वो ये कही गई है कि हम अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं, हम अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं, थोप नहीं रहे। आप उनको स्वीकार करें या आप उनको स्वीकार न करें, ये आपका अपना प्रीरोगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के अंदर एक खुली डिबेट के लिए, वो डिबेट जो आरएसएस के ऊपर हो, उसके लिए मैं समझता हूं एक ये ओपन इन्विटेशन, ये ओपन इन्विटेशन है। मैं पॉजिटिव ही बात कर रहा हूं, ये एक ओपन इन्विटेशन है। और तीसरी चीज ये है कि क्योंकि 3 दिन का इजलास है, अब कल एक खास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात हुई, जो मोटा मोटी मुद्दे हैं आरएसएस के, उस पर बात हुई, कांग्रेस के रोल पर बात हुई, फ्रीडम स्ट्रगल पर बात हुई, और कांग्रेस के बहुत सारे जो महापुरुष गुजरे हैं उनको कांग्रेस, उनको आरएसएस उनको पूरा सम्मान देती है, ये बात हुई। लेकिन मैं ये तो सब पॉजिटिव बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही वो ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, चाहे उसको ओपनली कहा जाए या उसको ओपनली ना कहा जाए। ठीक है। आज का जो आचरण मैं टेलीविजन पर देख रहा हूं, और जिस तरह के मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं नीचे लेवल पे स्पोक्स पर्सन की बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल उस जो सरसंघ चालक जी ने जो गुफ्तगू की है, उसमें जो शालीनता है, उसमें जो इन्विटेशन है, उसमें जो स्पेस है, उसके अंदर जो लोगों को खुल के बात करने की गुंजाइश है, उसमें जो विरोध का अगर कोई सुर है तो उसका वेलकम है, ये चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। और आखिरी बात मैं ये कहता चलूं इस सेशन में कि देखिए एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में कोर्शन के लिए, जबर के लिए, जबरदस्ती के लिए कोई जगह होती नहीं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुसलमान और ईसाई क्या अब रागिब होंगे जब इतना खुलापन आ रहा है? देखिए ऐसा है, जब उन्होंने एक और रास्ता दिया है, एमआरएम के जरिए भी आप आ सकते हैं, थीम वही है, तो क्यों डराने की कोशिश आरएसएस से? जो लोग डराने की कोशिश करते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं अर्ज करता हूं, देखिए मैं मुसलमानों के हवाले से ये कह सकता हूं, और मैं इस पक्ष का हमेशा से रहा, आज से नहीं 20 साल से हूं, कि मुस्लिम समाज में जो ये एक बहुत भारी कमजोरी है कि आप जिसको नापसंद करते हैं आप उससे दुश्मनी बांध देते हैं, और आप ना उससे मिलते हैं, ना आप उससे बात करते हैं, ना आप बात करना चाहते हैं। अगर कोई उस तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको आप मलऊन और मतऊन करार देते हैं। ये वो चीज है जिससे कि कोई भी समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। परसेप्शन बना लिया जाता है। मैं ये मान के चलता हूं कि या तो आपकी तैयारी में कमी है, या आप किसी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, या आपको उन नजरियात पे भरोसा नहीं है जिनसे आपका ताल्लुक है। अगर ये तमाम चीजें आपके अंदर पाई जाती हैं, खुद एतमादी पाई जाती है, तो फिर आप मुखालिफ बन के ही बात तो करिए, बैठिए तो सही। कोई नहीं कहता आपसे कि आप जो है वो मान लीजिए, ये तो कोई नहीं कहता। ठीक है, महेश वर्मा जी की तरफ जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत इल्जाम लगे हैं खासतौर से बीजेपी। महेश वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आप लोग आरएसएस की आइडियोलॉजी से ऐसा लग रहा है कि दूर होते जा रहे हैं, जो बात अजय जी भी कह रहे थे, जिस तरह से आप लोगों का रवैया होता जा रहा है यानी भारतीय जनता पार्टी का, और वो चीज जो मोहन भागवत बताने की कोशिश कर रहे हैं वो अब बीजेपी में नहीं दिखती है, क्या कहेंगे? और यही बात डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने सुना होगा उनको। जी चलिए, मैं आपको वक्त दूंगा, मैं आपके पास आऊंगा सर, मैं आपको वक्त दूंगा। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, कौमी तर्जुमान है, आइए उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, आरएसएस के इस प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं? और तब जबकि उन्होंने कांग्रेस की कल खूब तारीफ की, खासतौर से हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक में कांग्रेस के किरदार को बेहद सराहा है मोहन भागवत ने, अब आपका रवैया आरएसएस के तई, यहां तक कि राहुल गांधी को भी बुलाया गया था इस प्रोग्राम में, हालांकि दावत उनको भी दी गई थी। जी इमरान भाई, एक बड़ा पुराना शेर है कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भागवत साहब जी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अगर आप देखें आज की डेट में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक एनजीओ है, एनजीओ ने किसी को दावत दी है, हम कबूलें न कबूलें ये अपना हमारा कथनी और करनी में क्या फर्क है? वो कह रहे हैं हिंदुस्तान की विविधता का, डाइवर्सिटी का एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? खुल के कह रहे हैं, छुपी बात नहीं कह रहे, सबको बुला रहे हैं।
मैं भी आपका बड़ा एहतराम करता हूं। मुझे जवाब देने का थोड़ा, चूंकि आपने सारे आरएसएस के विचारकों को, अजय भाई हमारे बड़े भाई की तरीके से, उनको भी आपने पूरा बोलने का मौका दिया, तो मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप जो कहेंगे मैं जवाब दे दूंगा, और मैं बिल्कुल विषय से नहीं भटकूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना कि अब हर आदमी की अपनी कथनी और करनी है। अगर हमें कथनी और करनी में इनके विभेद नहीं होता, तो अगर इसी मंच से श्री भागवत जी ये कह देते कि देश का पहला आतंकवादी गोडसे था और जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, तो हम मानते इस बात को। आज आरएसएस ये माफी मांग लेता कि तिरंगे का अपमान हम जो करते हैं वो हमने गलत करते हैं, तिरंगा हमारा, संविधान हमारा, और संविधान के विरोध में जो हम थे, हम बिल्कुल गलत थे। अगर ये बातें वो इतिहास की मान लें तो कल कहा उन्होंने, नहीं है। सुरेंद्र जी, नंबर एक, और देश के संविधान, कौमी परचम का पूरा एहतराम है, पूरी इज्जत है, कल कहा उन्होंने। हम अपनी शाखाओं में भगवा ध्वज लहराते हैं, लेकिन कौमी परचम का पूरा सम्मान है, उसका कौन सम्मान नहीं करेगा। 1921 से कर रहे हैं हम। उन्होंने आज तक तो विरोध ही किया ना, फिर वही तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं। मुझे सिर्फ बता दीजिए जितनी देर मुझे बोलना है मैं उतनी देर बोलूंगा। जी बोलिए बोलिए। बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। मैंने कल सुना, भागवत जी को भी सुना, पूरी तरीके से सुना। एक ऐसी एनजीओ जो लोगों को बुला करके सिर्फ फोटो खिंचा करके उस फोटो का फायदा उठाना चाहती हो, इसका मैं बड़ा बेहतर प्रमाण दूं आपको कि वर्धा के सम्मेलन में महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने इनसे क्या पूछा ये नहीं बताते। महात्मा गांधी ने पूछा था कि भाई आपके आर्थिक स्रोत क्या हैं। आज तक इन्होंने अपने आर्थिक स्रोत नहीं बताए। कहते हैं साहब गुरुदक्षिणा से हमारे इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। आप भी जानते हैं अरबों रुपया लगता है गुरुदक्षिणा में। नोटबंदी के बाद किसके पास पैसा बचा हुआ है, कोई 2 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है। खैर वो भी बात है। आज तक जो संघ अपने आर्थिक स्रोत ना बता पाए, जो संघ अपने संविधान को पूरी तरीके से ठीक तरीके से लागू ना कर पाए, जो एनजीओ अपने तिरंगे को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन में हो, आरएसएस गोडसे के बारे में कंफ्यूजन में हो, तो सच्चाई ये है कि उस पर बात करने से कहां हम वो करेंगे। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव बात सामने से आ रही है, अगर एक बेहतरीन और सकारात्मक बात सामने से आ रही, तो आपको क्या तकलीफ क्या है? आप उन मुद्दों को छेड़ रहे हैं जिनका जिक्र ही नहीं हुआ अभी तक। ओहो जी, उनका जिक्र तो आज तक। फिर एक बात बताइए, महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा, इससे बड़ी जयल जी क्या कहना चाहेंगे, गिरीश जी क्या कहना चाहेंगे? और उस गोडसे को ये लोग हमेशा महिमा मंडित करते रहे, और हम बहुत अहम सवाल उठाया गिरीश जी, आदमी से क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरा इस विषय में कहना है कि सुरेंद्र जी ने एक तो सरसंघ चालक जी को ढंग से सुना नहीं, इनको पहले सुन लेना चाहिए था, तब ये अपनी बात रखते तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में न्याय कर पाते, कांग्रेस के साथ भी। मेरा मानना है कि सरसंघ चालक जी ने आज की कांग्रेस की तारीफ नहीं करी। आज की कांग्रेस का प्रतिनिधित्व तो जैसे सुरेंद्र जी हैं ऐसे ही सब लोग करते हैं। और एक जमाने की कांग्रेस जो थी वो शुरू बेशक एक अंग्रेज के द्वारा हुई थी भारत की आजादी को कमजोर करने के लिए, लेकिन बीच बीच में बहुत श्रेष्ठ लोग उसमें जुड़े और पूरी कांग्रेस ने अपनी भूमिका उस समय पर जब अच्छा नेतृत्व उनको मिला तो उन्होंने अपनी भूमिका ठीक निभाई। लेकिन जैसे जैसे वो एक परिवार की संगठन बनता चला गया, उसका सर्वव्यापी जो स्वरूप है, सर्वसपर्शी सर्वव्यापी जो स्वरूप है वो खत्म होता चला गया। तो इन्होंने देश के साथ बहुत अन्याय किया। गोडसे को पहला आतंकवादी क्यों नहीं करार देते सरसंघ चालक, ये इनकी आपत्ति है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग कौमी परचम की आप लोगों ने कभी एहतराम नहीं किया, आज आप एहतराम की बात कहते हैं, वो हिस्ट्री बताने लग जाते हैं। नहीं, हिस्ट्री में किसने बनाई हिस्ट्री? कहीं ना कहीं एक परिवार से उनके वो चाटुकारिता करने वाले लोगों ने ही तो बनाई। इसलिए पहले इनको पढ़ने की आवश्यकता और संघ को समझने की आवश्यकता है। ठीक और है। संघ जो है ना सर अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो देश के लिए काम कर रहा है। उसका ये मानना है कि 133 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं वो सब मजबूत बन जाएंगे और अपने अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निभाना शुरू कर दें। शारीरिक यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को ढंग से वो करने वाले बन जाएं। अगर उर्दू की भाषा में कहे जाए तो
जिस्मानी दस्तरखान, दिली दस्तरखान, जहनी दस्तरखान और रूहानी दस्तरखान पे अपनी सब प्रकार की जरूरतों को पूरा करने वाले बन जाएं। इस सोच और फिक्र के साथ में और मिशनरी यानी कोई उसके लिए मूल्य नहीं चाहिए। मूल्य क्या चाहिए? माँ का वैभव बढ़े, भारत माता का जो के लिए भारतीय पैदा हुए वो सब काम वो करना शुरू करें। इस सोचो फिक्र के साथ में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और सतत कर रहा है। ठीक है, एक छोटा सा 1925 से लेकर लगातार अब तक काम कर रहा है। एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उसने काम ना किया हो। एक छोटा सा वक्फा सर मैं यहां पर ले रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तारीफ के बाद भी मामले को तनाज़े में लेकर जाना चाहती है। बड़े और अहम सवाल है, इसका जवाब बीजेपी तर्जुमान से भी लेंगे। हमारे साथ महेश जी भी जुड़ गए हैं। भारत का मुस्तकबिल, आरएसएस का नजरिया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये बात बता रहे थे अभी खासतौर से एमआरएम के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कन्वीनर गिरीश जुयाल। इस बात को लेकर के आगे बढ़ रही है आरएसएस और अब यहां सबको जोड़ने की कोशिश है। हालांकि कांग्रेस के कुछ एतराजात हैं, कांग्रेस की तारीफ भी हुई, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कुछ ऐसे मसले हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अपना रुख आरएसएस को साफ करना चाहिए। हम इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी बात भी हम कोशिश करें कि पॉजिटिव ही जाए और खास तौर से जो बातें मोहन भागवत साहब कह रहे हैं उनको गहराई से समझने की भी जरूरत है कि क्या वाकई वो जो कह रहे हैं उनकी असलियत वही है। ये एक बड़ा सवाल है। महेश वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। महेश जी, अजय जी ने भी इल्जाम लगाया और कांग्रेस का भी इल्जाम है कि आपका जो खासतौर से मदर बॉडी है जिसको आप आरएसएस कहते हैं, आप लोग खुद उसकी लाइन से भटकने लगे। जिस तरह की आप लोगों के बयानात होते हैं, आप लोगों से मतलब आपकी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं आप जो बात मोहन भागवत साहब कह रहे हैं आज सबको जोड़ने की, कहीं ना कहीं आपकी सियासी जमात का रुख उससे कुछ अलग होता जा रहा है। जो पिछले तजर्बात रहे हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामले हो या कुछ दूसरे मसले हो, उनकी तरफ भी इशारा था। तो कैसे आप उनके इन सवालों को देखते हैं और क्या जवाब देंगे? मुझे मालूम नहीं है कि पहले किसने क्या कहा, लेकिन आप बता दिया कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग या कुछ इस तरह के नजरिए हमारे संघ से अलग होते हैं या संघ के माफिक नहीं होते हैं। देखिए, संघ का जो नजरिया होता है हमेशा एक राष्ट्रवादी सोच है। तो आपकी पार्टी उससे भटक रही ना, ये इल्जाम हमारी, देखिए ये इल्जाम किसी भी तरह से आप हमारे ऊपर लगा ही नहीं सकते हैं। जो भी आदमी ये बात कहेंगे, मतलब जो भी आदमी ये बात कह रहा है वो सरासर मतलब सफेद झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम क्या हैं, हमारी सोच और समझ जो होती है वो इसी बात पे निर्भर करती है कि हम जनता के लिए सबका विकास, वहां जहां से भी जो भी इनपुट आता है या वो जिस तरह से भी आए या वो कांग्रेस से भी आए, हम उसको भी लेते हैं। कांग्रेस की भी कई चीजों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, या वो यूपीए सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी जो कि ठंडे बस्ते में थी, हमने उस चीज को। अजय जी ने कहा कि आपके जो और भी संगठन हैं और भी जो तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद की वो बात कर रहे थे, बजरंग दल की वो बात कर रहे थे, और भी जो तंजीमें हैं उनकी जिस तरह की हरकतें होती हैं या जिस तरह की उनकी कारकर्दगी होती है और आप लोगों का उनके तय रवैया नरम होता है या साइलेंट होता है, वो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो बात आज भागवत साहब कह रहे हैं उससे अलग जा रही है, वो ये कहना चाह रहे हैं, उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? मेरा सवाल ये। कोई देखिए, जो भी संगठन बना है उसका अपना उद्देश्य है। अपने उद्देश्यों के लिए जो आदमी, कोई भी आदमी, कोई संगठन अगर काम कर रहा है तो उसमें किसी को दूसरे संगठन को अगर ऐतराज है या कोई उसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करता है तो वो उसकी अपनी सोच है। हमारा काम है, बीजेपी का काम है, एक राजनीतिक पॉलिटिकल आउटफिट है, उसका काम क्या है? राजनीति करना। राजनीति से दिगर कोई भी अगर चीज है तो उसके ऊपर उतने ही इल्जाम तो आप लोगों को ये लगता है कि आपकी सारी जो हिकमत अमली वो नागपुर से हैंडल होती है, वहां से आप लोग को इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये तो इल्जाम हमेशा लगता रहा है। उसको काउंटर कर दिया सर मैं एक बात बताऊं कि सर संघ चालक साहब ने ये कहा, हमारे लिए उनका ये कहना है कि हम यहाँ लोग आते हैं, स्वयंसेवक के नाते आते हैं, एक विचार उनके अंदर हम एक विचारों का एक प्रवाह होता है वहां पे। वैचारिक रूप से वो यहाँ सक्षम होते हैं, बौद्धिक रूप से वो दक्ष होते हैं और अपने अपने क्षेत्र में वो काम करते हैं। उनको लेकर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। एक बात। दूसरी बात कि अभी कांग्रेस के हमारे जो मित्र हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी और कहा कि नाथूराम गोडसे को सरसंघचालक जी आतंकवादी क्यों नहीं घोषित करते हैं। अरे नाथूराम गोडसे पे आपको मालूम ही नहीं है। नाथूराम गोडसे को लेकर हमने कोर्ट का जो वर्डिक्ट था या नाथूराम गोडसे को लेकर हमने हमेशा इस चीज के लिए यही कहा
कि जो कुछ भी था सर्वथा गलत था। महात्मा गांधी जी के बारे में हम आज भी अपनी जो गांधीवादी सोच है, भाजपा उससे कहीं पीछे नहीं रहती है। उसको हमेशा जो है ये कहती है कि हमारे लिए वो पवित्र है, पावन है, उसे आगे लेकर बढ़ना चाहिए और उसके ऊपर कहीं ना कहीं अमल भी करते हैं हम। 2 अक्टूबर की बात हो या कभी स्वच्छता दिवस की बात हो या गांधी विचारों को लेकर बात है। सुन लीजिए, लेकिन ये जो है ये कंफ्यूजन, अब ये नरभक्षी जो है, ये नरभक्षी लेके इनके नेता ये जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, इन्होंने इस देश में नरबली करी। मलियाना देख लीजिए, भागलपुर कांड देख लीजिए, मुसलमानों के वहां आंख फोड़ दिए गए। ये सब ये लोग करने वाले, ये ऐसे लोग हैं, सुनिए, हाँ, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास आज के डेट में शरद पवार इनके नेता को, इनके नेत्री को ये कहता है वो विदेशी है, वो CIA की एजेंट है, उसका नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे, वो छोड़ के चले जाते हैं। इतनी गालियां देते हैं इनको, कांग्रेस को पानी पी पी के कोसने वाले लोग आज उनकी ये गलबैया पड़े हुए हैं, उनको ये कुछ कहते नहीं है। चाइना के एम्बेसडर को, जिस चाइना की वजह से हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री को हृदय आघात हुआ, मर गए, उस चाइना के राजदूत के लिए राहुल गांधी जो है कालीन बिछाते हैं। पाकिस्तान देखिए, सिद्धू साहब जो है हाल में क्या करके आए आपके पास। और ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, और ये कांग्रेस के लोगों को जब हम कहते हैं ये नैतिक रूप से, बौद्धिक रूप से इतने भ्रष्ट है कि अगर ये संघ हिम्मत होती ना, आपके पास आ रहा हूं, सुरेंद्र जी आ रहा हूं, अपनी बात कहते हैं। मैं जी ठीक है, मैं लौटूंगा, ये अपनी बात क्यों नहीं कहने लौटूंगा आपके पास, क्या ऐसी लौटूंगा सर आपके पास। हाजी साहब अपनी बात, वोट के डर के मारे यूं वहां नहीं गए। ठीक है, ठीक है, आपके सवालों का जवाब लूंगा, मैं लूंगा सर, सुरेंद्र जी से आपके सवाल का जवाब। ठीक है, ठीक है यार, ठीक है, हम RSS की बात कर रहे हैं, हम संघ की बात कर रहे हैं सर, मैं बाकी बातें आपसे कर रहा हूं जी। मेरे भाई ये शेर व शायरी करने से ठीक है, वोट नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र जी कुछ तैयार करके एक सेकंड देखिए, मैं ये बड़ी संजीदा आपने आज बहस रखी है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वर्सेस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि RSS की बात हो रही है तो अनुशासन भी है, कम से कम लोग बड़े इत्मीनान से बात कर रहे हैं, इसलिए हम कोशिश करें कि इसको बना के रखें, वरना बहुत बहस होती है। ही नहीं हूँ कभी, बड़ी संजीदा, ठीक है, आपके सवालों का जवाब लूंगा। बड़ी संजीदा बहस है और आज का मुद्दा भाजपा या कांग्रेस नहीं, आज का मुद्दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और हमें बात को वही रखना चाहिए। देखिए, जिस हिंदुस्तान के हम सब शहरी हैं, इस स्टेट की जो बुनियाद है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल है। आज क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 3 दिन का एक सम्मेलन लेकर आई है और उसकी अगुवाई जो है कोई और नहीं कर रहा, सीधे सीधे सरसंघ चालक जी कर रहे हैं। यानी जो बात उनके मुंह से, उनकी जुबान से जो बात निकल के सामने आएगी, उसकी जो अपील है, चाहे वो पॉजिटिव अपील हो चाहे वो नेगेटिव अपील हो, जो जिस तरह उसको लेना चाहे, उसकी बड़ी भारी अहमियत है आज के हिंदुस्तान में और कल के हिंदुस्तान में। तो जो कुछ कहा जा रहा है उसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि आज भी संबोधन चल रहा है और कल भी आखिरी इसका सेशन होगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और खास तौर से प्रीएम्बल जो हमारा है उसके हवाले से और माइनॉरिटीज के जो राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं उस हवाले से भी सरसंघ चालक जी को चाहिए, क्योंकि यही वो एरियाज हैं जिनकी बुनियाद पर तमाम किस्म की गलतफहमियां और बदगुमानियां पैदा की जाती हैं। लिहाजा ये क्योंकि बेहतरीन मौका उनको मिला है और पूरे हिंदुस्तान को भी ये मौका मिला है। आपने क्योंकि मुसलमानों के हवाले से मुझसे बात पूछी थी, मुसलमानों को भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो पूरी बात को वहां से समझ ले, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, दाएं बाएं का किस्सा खत्म, और उसके बाद में फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप इतनी पॉजिटिव बात करें कि जो RSS से पिछले कई सालों में जैसा कि इल्जाम लगता है मुसलमानों को डराया गया, क्या वो ये डर खत्म करके RSS की तरफ जाएंगे, RSS की तरफ कदम बढ़ाएंगे, या अपनी सोच को RSS के तय जो बना दी गई है लंबे वक्त से उसमें कुछ बदलाव कर पाएंगे इस तरह के प्रोग्राम? देखिए, दिक्कत ये है इमरान भाई, हमारी दिक्कत ये है कि हम अपनी अकल से नहीं चलते, हम दूसरे की अकल से चलने का हमने अपना एक मिजाज बना लिया है। मैं 20 साल से यही बात कह रहा हूं कि आप दूसरों की अकल से कब तक चलते रहेंगे, आप अपनी अकल से किस दिन चलना सीखेंगे? भाई आप अपनी अकल से खुद सोचिए, आप खुद बात करिए, सिलसिले को बढ़ाइए, न समझ में आए तो छोड़ दीजिए। ये कौन कह रहा, मैंने ये कब कहा या किसी और ने ये कब कहा कि आप बीजेपी को वोट दिए या आप RSS के मेंबर बन
जाइए या आप तिलकधारी हो जाइए, तो हमने नहीं कहा। हम कह रहे हैं भाई बात तो करनी चाहिए, डायलॉग में तो आना चाहिए। आप डायलॉग में भी नहीं आना चाहते। तो ये जो एक सियासत चली, मैं पूरी बात कर लूं, ये जो एक सियासत चली कि इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, इधर मत चले जाना, अगर इधर चले गए तो तुम जल जाओगे, तुम खाक हो जाओगे, ये जो चीज है ना, इसको खत्म होना चाहिए, और मुझे लगता है आरएसएस ने खुद इसके लिए अपना कदम बढ़ा लिया है। गिरीश जुयाल जी, आइन के तई, संविधान के तई अपना रुख साफ करना चाहिए। जैसा कि इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, कांग्रेस के भी बड़े इल्जाम रहते हैं इन तमाम मामलों को लेकर कि बहुत वक्त तक आरएसएस ने संविधान का भी ठीक तरह से एहतराम नहीं किया या उसको ठीक तरह से अपने हिसाब से मानने की बात कही। जो बातें थी, उसकी जो बेसिक बातें थी, उससे कई बार इत्तेफाक नहीं रखा। कैसे आपको देखेंगे खासतौर से सरसंघचालक के कल की बात को? आज भी बहुत सारी बातें होंगी और इस तरह की कोशिश से। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो विषय है जो सरसंघ चालक जी ने शुरू करा, ये भारत का 100% भविष्य के लिए है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भारत के सिर्फ 20% पर काम करते हैं जी। 80% पर काम करती है हमारी संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्य, हमारी जो बाकी सब ताकतें हैं, रूहानी ताकतें, उस पर काम कर रही हैं। तो इसलिए 100% पर जब चर्चा होती है तो सिर्फ 20% पर उसको ले जाएं तो कहीं ना कहीं इस चर्चा को नहीं, लेकिन संविधान की बात रखनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ जी, संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जी जो भारत को कमजोर करती हैं। जैसे 370 है, हम लोग कहते हैं कि 370 जो है उस पर डिबेट होनी चाहिए पूरे देश भर में, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है, और अगर उससे लाभ हो रहा है जी तो उसको रखना चाहिए, अन्यथा उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही कई कानून ऐसे थे जी जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, वो कानूनों की आवश्यकता नहीं थी तो बैठे सब लोग और उन कानूनों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं जिनकी आवश्यकता वर्तमान में भी और भविष्य में भी, वो सब जुड़नी चाहिए। और कहीं ना कहीं संसदीय प्रक्रिया को कांग्रेस ने कई बार रोकने की कोशिश करी। संसद चीजें तय करती है, वो ना तय कर पाए जी, और उसका जो लाभ हिंदुस्तान को मिलना चाहिए और हिंदुस्तान की आवाम को मिलना चाहिए, उसको रोकने का काम स्वच्छ विपक्ष के रूप में नहीं, उसमें कोई सुधार हो, कोई उनको लगे कि ये खराब है, उसको भी रोकने की कोशिश कांग्रेस की द्वारा, यानी नकारात्मकता ज्यादा लाई जाती है। इसलिए संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि मतलब जिस पर एतराजात है ना। हाँ, नहीं 370 पर है जी, क्यों नहीं है, 370 पर है। कुछ चीजें हैं जिन पर विचार करके और उनको और अच्छा करने की आवश्यकता है, लेकिन उसको भी रोका जाता है, भ्रम पैदा किया जाता है। वो बातें क्या आपको लगता है कि अम्बेडकर जी के साथ में इस तरह के प्रोग्राम के जरिए वो बातें सही रख सकता है? अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच में भ्रम फैलाया जाता है कि ये संविधान में जो परिवर्तन कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, उस भ्रम को फैलाया जाता है। तो आज जो है हर संगठन जो है सोशल मीडिया के द्वारा भी और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हर जगह पर पहुंच करके सही और सत्य और ठीक दिशा में बढ़ने वाली बात कह रहे हैं। सुरेंद्र जी, भ्रम आप लोग फैलाते हैं, लोगों को तजब्जुब में आप लोग रखते हैं और इल्जाम आरएसएस पर लगाते हैं, ये बात यहां से कही जा रही है, क्या जवाब देंगे? इमरान भाई संघ के प्रमुख वक्ता हैं, अच्छी बात है, इनको कहना भी यही चाहिए और ऐसे ही ये लोगों को बुलाते हैं। हम आपसे यही सिर्फ पूछना चाह रहे हैं कि जब 48 से 52 के बीच में संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब के संविधान को जलाने का काम आरएसएस क्यों कर रही थी? कहाँ करा ये? इस वक्त ये बिना बात में तोहमत लगा रहे हैं। ये तोहमत कह रहे हैं, तोहमत क्यों लगा रहे हैं? नहीं, यही तो भ्रम फैलाते हैं आप। एक मिनट में सुरेंद्र जी, इफ्तिखार साहब, मैं भाई सुरेंद्र नाम है आपका, आपको करना चाहिए, सुर जो है आपके ठीक रहने चाहिए, इंद्र वाले रहने चाहिए। इंद्र नहीं, मेरे सुर तो बिल्कुल नहीं, तो सुरेंद्र वाली बात करो। आप तो जो है ऐसी बात कर रहे हैं जैसे भ्रम फैलाने वाले। बिल्कुल ठीक है, बीच में मत बोलिए भाई, तुम गलत बोलोगे, कोई क्यों नहीं बोलेगा बीच में? आरएसएस ने कब संविधान की, आइन की तौहीन की जरा कभी नहीं करी जी। मैं बताता हूं ना आपसे, एक बार नहीं दसियों बार की है। आपने तो कहा है ऑलरेडी, सेलेक्ट कमेटी में भी कहा, और आपने, अरे हम बच्चे नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। संविधान की धज्जियां तो आप लोगों ने 1984 में उड़ाई भाई। सुनिए, मैं किदवई नगर रहता था, किस तरीके से शुरू किया था आप लोगों ने मेडिकल में लोगों को मारना। ये भाजपा वाले बदतमीजियां कर रहे थे और गिरीश साहब बदतमीजियां कर रहे हैं, अब आप इनको चुप नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी आप बोलिए। अकेला आदमी मैं आराम से जवाब दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ये बीच में बोलना
चाहते हैं और ये लोग संविधान को जलाने वाले लोग, बाबा साहब के संविधान को जलाने वाले लोग, और एक बार नहीं कई बार इन्होंने संविधान जलाया है। इन्होंने कहा था संविधान सभा में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी ने संविधान सभा में कहा था कि हमारे पास मनुस्मृति है, देश को संविधान की क्या आवश्यकता है। आरक्षण के विरोधी है, डे फर्स्ट से हैं। अब रही बात, जब इन्होंने कहा गोडसे के लिए, अभी वर्मा जी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, हमको भ्रष्ट कह रहे थे। हिंदुस्तान के इतिहास में इकलौती भाजपा ऐसी पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 लाख रुपए का घूस लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया, और इकलौती ऐसी भ्रष्ट पार्टी है भाजपा जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष तड़ी पार रहा है। 3 महीने याद रखो बोलते समय, 3 महीने तड़ी पार जो आपसे जवाब दूंगा सर। गोडसे का सारा मुकदमा, अभी चिंता मत करो, मैं बताता हूं। गोडसे का सारा मुकदमा जो लड़ने वाले लोग आज की डेट में हमें बता रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के जितने मुकदमे सब कांग्रेसी वकील लड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप यहां पर हमें संघ संविधान के अनुरूप काम करे, एक एनजीओ काम करता है, हजारों एनजीओ है यहाँ पर, एक संघ भी एनजीओ है। संघ को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों भाई? चूंकि इस वजह से कि भाजपा एक ही परिवार को इतनी मेहनत क्यों, देश को क्यों? बड़ा सवाल ये है कि फिर तो कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार को इतनी तवज्जो क्यों, इतनी अहमियत क्यों? 133 करोड़ लोगों को क्यों अहमियत? और ननिहाल तो सच्चाई ये है महेश वर्मा, ननिहाल तो संघ की है इटली में। इटली से मुसोलिनी का सारा संविधान इंपोर्ट करके आज की डेट में संघ बनाए हो, और हमें बताते हो कि विदेशी है सोनिया गांधी। शर्म नहीं आती? अजय जी क्या जवाब देंगे, आप क्या कहेंगे? जो इल्जामात लग रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए आपसे आपका रद्दमल लेना चाहता हूं कि आप इस पर लपतुल्ला बोलेंगे एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर। जी, फिर मैं महेश जी के पास जाऊंगा। ठीक है, सुरेंद्र जी आपको सुन लिया, सुरेंद्र जी आपको सुन लिया, आज का जो इशू है, ठीक है, आपको सुन लिया, आप दूसरों को भी सुनिए। आज का जो पूरा आज जो इशू है, निश्चित तौर पे कल के स्पीच के बिहार पर आपने किया है। पहले तो आदर्श पहले कैसे झाड़ रहे थे? वाद विवाद संवाद का, आप क्यों नहीं चुप रहते हो आप? ठीक है, मैं बोलिए। वाद विवाद संवाद का जो एक दौर है, और एक परिकल्पना आ रही है कि इस तरह से क्या आरएसएस को वाद विवाद और संवाद का एक नजरिया जो पेश किया है भागवत साहब ने, उससे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। निश्चित तौर पे दो तरह की विचारधाराएं देश में इतिहास में रही है, एक हेगल की विचारधारा है और दूसरी मार्क्स की विचारधारा है। दोनों वाद विवाद संवाद के ही बिहाफ पर है, और हेगल से मुसोलिनी और हिटलर का जन्म हुआ और मार्क्स से माओवाद का जन्म हुआ, ये सर्वविदित है। मेरा मानना है जिस तरह से विविधता की बात उन्होंने की है, ये एक पहला स्टेप है जो आरएसएस के प्रति निश्चित तौर पे एक दृष्टिकोण परिवर्तन का दृष्टि है। इस स्टेप को याद रखना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है, लेकिन तब उसको माना जाएगा उस विचार को जब लोगों के बीच सच में अपने जैसे उन्होंने अपने काडर को संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि भाई इस देश में विविधता, सुरेंद्र जी को शक है और अच्छी बात है, कथनी और कथनी में फर्क रहता है। मैं काडर को ही संबोधित कर रहे थे, वो देश को नहीं काडर, मैंने वही देश के कुछ वैसे लोगों को भी उन्होंने बुलाया और को भी बुलाया, वाद संवाद करने का प्रयास किया है। और ये संवाद जो है, यदि ये संवाद विविधता को देश का स्वीकारे, ये संवाद यदि सभी लोगों को लेकर चलने की बात करे, और देश से किसी को आपत्ति नहीं है, और ये अच्छी बात है। मैं तो आज भी बोलता हूं आरएसएस के जो हजारों या मैं कहूंगा लाखों काडर है, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना है। इस भावना को यदि कोई वो कहता है कि नहीं वो गलत है, तो मैं इसको मानता नहीं। लेकिन राष्ट्रभक्ति और अंध राष्ट्रभक्ति में अंतर है। आपके राष्ट्रभक्ति और मेरे राष्ट्रभक्ति, वो कह रहे हैं कि आरएसएस को इतनी तवज्जो क्यों है? बहुत सारे लोग हैं, मैं राष्ट्र वो ये कह रहे हैं, ये आप अजय जी वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो कि अलग-अलग बहुत ज्यादा अपने मुल्क से प्यार करती हैं, तो आरएसएस को इतनी तवज्जो क्यों? नहीं, कांग्रेस से ज्यादा आरएसएस निश्चित तौर पे देखिए, आरएसएस निश्चित तौर पे एक ऐसा संगठन है जो ब्रेन चाइल्ड कहिए, जो फादर कहिए, जो देश के एक विचार है, जिस विचार के आधार पर आज भाजपा पूरे देश में है, इसमें किसी को स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। और जो है वो है, सच्चाई है। ठीक है, वो सांस्कृतिक और आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक जो भी संगठन अपने को बोले, लेकिन राजनीतिक
बैकबोन यदि कहें तो इस देश में भाजपा को उसी संगठन के द्वारा मिला, और भाजपा आज देश में है तो आरएसएस के कारण है, ये कोई दो मत नहीं है। आरएसएस कुछ मामलों में जरूर भाजपा को नियंत्रित करती होंगी, लेकिन बहुत सारे मामलों में महेश वर्मा जी से भी मैं सहमत हूं कि भाई एक राजनीतिक पार्टी है, उनकी राजनीति करने के अपने अपने तरीके होते हैं, वो फैसले अपने रहते हैं। आरएसएस चूंकि एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के तौर पे बहुत काम करती है, तो उनके भी अपने एक दृष्टिकोण है। कई बार कुछ मामलों में साम्यता होती है, कुछ मामलों में नहीं होती है। आज जरूरत है, चूंकि आरएसएस जो करती है डायरेक्ट तो दिखती नहीं है, दिखती कहां से है, भाजपा से है, विश्व हिंदी परिषद से है, बजरंग दल से है, तो निश्चित तौर पे देश में जो दृष्टिकोण बनता है लोगों का, वो इनके कार्यों से, कथनी और करनी में यदि डिफरेंस होती है तो ये दृष्टिकोण लोग समझते हैं। मैं कुछ भी कह लूं, आप कुछ भी भाषण दे लें, भाषा, भाषण और भक्ति से सिर्फ आपके विचारों को नहीं देखा जा सकता। जी जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत आदर्शवादी होके बात कर रहे थे और कांग्रेस को जिस तरह से महिमा मंडित कर रहे थे, इनके चाल चेहरा चरित्र के बारे में मैं बताना उचित समझता हूं अभी, इसलिए निजी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इनके पार्टी के बारे में ही कह रहा हूं। ये बंगारू लक्ष्मण जी का नाम ले रहे हैं। सुनिए, आप जब बोल रहे थे ना, आप हम लोग को डांट के चुप करा रहे थे, गिरीश जी को डांट के चुप करा रहे थे, बदतमीजी कह रहे थे। आपके ऊपर भी वही एप्लीकेबल होता है सुरेंद्र जी। आप अगर दूसरे को बदतमीजी कह रहे हैं और दूसरे आदमी को गलत कह रहे हैं तो आपके ऊपर भी वही एप्लीकेबल होता है। माफ कीजिएगा, सुनेंगे, आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुन लीजिए। मैं जो कह रहा हूं के लिए कहा, गिरीश जी के लिए आपने एक शब्द कहा, बंगारू जी के लिए जो शब्द कहा वो बहुत गलत था, वो बहुत गलत था, वो नहीं कहना चाहिए। लक्ष्मण जी, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा, लक्ष्मण जी आपको सुनना पड़ेगा, सुरेंद्र जी आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा ना। उनको कैपिटल पनिशमेंट मिला, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। सुरेंद्र जी, आपको मैं एक चीज छोटी सी एक चुनौती देता हूं, आपको कल मैं बीजेपी में शामिल कर लूंगा। कहिए इस टीवी पर कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, कहिए, मांग करिए कि वो पद से इस्तीफा दे, हटे उस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। शर्म आनी चाहिए यार, बेल पे भ्रष्टाचार के मामले में और वो अपनी कह रहा है हम अपने सब्जेक्ट से न हटे। कहीं ना कहीं तो वो मिसाल कायम किया, आप कभी सोच नहीं सकते हो। हम वो लोग हैं जो हमारे चरणों के धूल नहीं बन सकते हो यार, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, ठीक है, आज की डेट में गिरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राफेल डील से बड़ा घोटाला, राफेल डील की बात कर रहे हो। देखिए, सियासी मुद्दों पर, अभी मुद्दों पर हम नहीं जा रहे हैं, हमारे की बात कर रहे हैं, उस संघ के नजरिए की बात कर रहे हैं सर। सब्जेक्ट विषय से भटक जाए, सब्जेक्ट से दूर चले जाएंगे। पैसे कहां चले गए जरा बताइए। हमारे सर संघ चालक को निमंत्रण आपको दिया गया, बिल्कुल दिया गया। सो कॉल्ड तथाकथित जयराम रमेश को बुलाया गया, आपके सो कॉल्ड दिग्विजय सिंह को, जिसने ओसामा बिन लादेन जी कहा था, ऐसा लग रहा था कि ओसामा बिन लादेन पता नहीं कौन सा रिश्तेदार है कि वो मर गए, उनको दफनाना चाहिए, उनको महिमा मंडित करना चाहिए। पाकिस्तान में जाके बाजवा जी से गले मिलते हो। ठीक है, तीसरा मैं जी ठीक है, ठीक है, हम सब्जेक्ट से दूर हो जाएंगे, मैं जी उसी में रहना पड़ेगा। आज आरएसएस की बात कर रहे हैं, उसके नजरिए की बात कर रहे हैं, उसी पे आ रहा हूं। 1930 में पूछिए, हाफिज सईद से बात करने वाले लोग, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी से बात करने वाले आंदोलन में भाग लिए या नहीं, राष्ट्रवाद की बात, हमारे 10 स्वयंसेवकों को फांसी की सजा हुई उसी स्वतंत्रता संग्राम की वजह से। क्या ये उसका जवाब दे सकते हैं? है इनके पास इसका कोई जवाब? हमने क्या इस मिट्टी में, क्या हमने इस मिट्टी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी? क्या इस मातृभूमि के लिए हमने शहादत नहीं दी? ये कह रहे हमने संविधान जलाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहादत कह दो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत गलत थी, कहो ना। अंग्रेजों के दलाल, अरे कहो ना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बड़ा इल्जाम है, अंग्रेजों के दलाल, बड़ा इल्जाम है। गिरीश जी क्या करेंगे? मैं बताता हूं सर, सुनिए, गिरीश जी को सुन लेते हैं, मैं माफी मांगते घूमते थे वीर सावरकर 10 साल लगातार। हमारा जो सरसंघ चालक जी ने विषय रखा है, वो इन्होंने इस बात को भी रखा है कि कांग्रेस को जिसने भूमिका निभाई थी देश की स्वतंत्रता के लिए, जिसमें बहुत अच्छे श्रेष्ठ नेता भी रहे, और उनको उसी कांग्रेस को दोबारा से कैसे जीवित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवारवाद के और मति भ्रमता की स्थिति में, आक्रमण्यता की स्थिति में, एक परिवार की चाटुकारिता की स्थिति में कांग्रेस वर्तमान में है। अच्छा है, कांग्रेस के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, और जैसी कांग्रेस देश को चाहिए उस तरह की कांग्रेस जो है दोबारा से खड़ी हो, ये हमारी चिंता है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक इस तरह की कांग्रेस खड़ी हो जाए जो कि
हर प्रकार से देश को अधोगति की तरफ बढ़ाए। जी आप मुस्कुरा रहे हैं, ये इस तरह का चाहिए हमारे को, जिस कांग्रेस की तारीख ये अंग्रेज जो प्रशिक्षित होंगे के कार्यकर्ता चाहिए थे, आज हम देश का जवाब सुन लीजिए जी। स्किल्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, आज हम हर क्षेत्र में जो है उन्नत लोगों को ला रहे हैं, चाटुकार लोगों को हटा रहे हैं, जो देश को गलत दिशा में ले जा रहे थे उनको हम हटा रहे। इसी तरह का काम जो है कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम जो है कांग्रेस को करना चाहिए, ताकि सकारात्मक रूप से देश को बढ़ाया जा सके। इसकी चिंता सरसंघ चालक जी के दिमाग में। ये व्यक्ति ऐसे, हम भी हिंदुस्तानी है भाई, या तो हिंदुस्तान से अलग नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आप संघ के लोगों को नकारते तो हिंदुस्तानी को नकारते भाई। ये कौन सा राष्ट्रवादी सोचे कि चाइनीज एम्बेसडर को आप जाके गले लगते हैं? मैं जी मेरे पास बहुत अच्छा, एक बात हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, उसकी सरजमी पे जाते हैं और वहां जाके गले मिलते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत वक्त कम है। इफ्तिखार साहब, डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आप चर्चा को सुन रहे थे, ठीक है। मैं जी सुरेंद्र जी, ठीक है, नवाज शरीफ ख्वाजा साहब आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो गई, तमाम तरह की बातें हुई, इल्जाम भी लग गए। उधर से यहाँ से कांग्रेस की अगर तारीफ हुई, आरएसएस की तरफ से कांग्रेस की तारीफ हुई, पिछली कांग्रेस की, पुरानी कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जवाब ये है कि आप अंग्रेजों के दलाल हैं। आप पहले बताइए नाथुराम गोडसे पर अपना स्टैंड साफ कीजिए। आपको लगता है, ठीक है मैं जी, ठीक है, आपको लगता है ख्वाजा साहब, आपको लगता है ख्वाजा साहब की चीजें जो आरएसएस सोच रहा है कि तेजी से बदलेंगी या उसका नजरिया लोगों को अपनी तरफ राग़िब करेगा, इतना आसान होगा क्या? देखिए, तीन काम हो रहे हैं। प्रेजेंटेशन हो रहा है, प्रेजेंटेशन के जरिए से प्रोजेक्शन हो रहा है, तो आसान है क्या? हाँ, ये तीसरी चीज जो है परसेप्शन मैनेजमेंट हो रहा है। ये तीन काम इस वक्त चल रहे हैं और ये तीन काम 3 दिन पर फैले हुए हैं। एक अभी हमने एक डिबेट सुनी है, एक भाषण सुना है, तीन व्यू पॉइंट जब इकट्ठे होकर सामने आएंगे तब उसका एक एग्रीगेट निकलेगा, तब वो किसी नतीजे पर पहुंचना जाएगा। आज की डेट में किसी भी नतीजे पर किसी का भी पहुंच जाना मेरी नजर में गलत है। मैंने जो बात शुरू में कही थी, कांग्रेस के एतराजात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस के एतराजात हैं, देखिए कांग्रेस का की जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल, और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, ये ईस्ट और वेस्ट का मामला है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ आइडियोलॉजी है और आरएसएस की आइडियोलॉजी उससे बिल्कुल उसका काउंटर है। ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं। और मैं यहाँ कहता चलूं, सुरेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कि कांग्रेस जो है वो इस वक्त जो है वो ऐसे हो रही है, ढुलमिल हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कुछ इधर भी चलने की कोशिश कर रही है और कुछ उधर भी चलने की कोशिश कर रही है। ये समझ लीजिए कि अगर आरएसएस अपना रास्ता छोड़ेगी तो वो खत्म हो जाएगी और कांग्रेस अपना रास्ता छोड़ेगी तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अजय जी फाइनल कमेंट आपसे चलते चलते। नहीं, जिस तरह से आज डिस्कशन है, मुझे लगता है इस डिस्कशन को जारी रखना चाहिए और आरएसएस के प्रति भी, यदि आरएसएस खुद बदलना चाहता है और अपने लोगों को बदलना चाहता है तो फिर यह स्वागत योग्य है, इस देश के लिए भी और समाज के लिए भी। तो आपको दिख रहा है क्या कि बदलना चाह रहा है आरएसएस, अपनी लाइन से ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर रहा है? साहब का आज बयान आया है, मैं भी लगातार एनालिसिस करता रहा आरएसएस को। यदि आज ये 3 दिन के ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में जो चीजें आई है उसको अक्षरता उनके काडर, उनके जो प्रचारक हैं पालन करने लगे और उनके समर्थक जो संगठन है, चाहे भाजपा हो चाहे उनके और भी सहायक संगठन है, यदि उसको मानने लगे तो निश्चित तौर पे एक बदलाव की दिशा दिखेगी। ठीक है, हम प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र जी थोड़ा सा एतराज थे आपसे। आपको गिरीश जी के लिए जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था वो अपनी बात रखते थे उस वक्त, आपको भी हम लोग सुन रहे थे, वो नहीं करना चाहिए था, वो ज्यादा बेहतर होता। मेरी खासतौर से इस प्रोग्राम को चूंकि मैं संचालित कर रहा हूं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट थी, बदतमीज शब्द अच्छा नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हमने जो किया होगा वही कहा जाएगा। नहीं, गलत बात सुरेंद्र जी, नहीं, ऐसा निजी तौर पर नहीं बोलना चाहिए किसी को। बहुत शुक्रिया जी सर। उमेश उपाध्याय जी ने ध्यान कराया कि संघ बदल रहा है जी, संघ जैसा था वैसा ही है, वो सत्य यही बहस का मौजूद है और 3 दिनों में ये समझ में आ जाएगा निकल कर आता है क्या संघ बदल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म है, तो वक्त अब देखना ही होगा कि संघ क्या वाकई बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। ये 3 दिन की चर्चा का निचोड़ रहेगा जो ख्वाजा साहब कह रहे थे, ये अभी आने वाले 2 दिन में और साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए जी सलाम।